हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम मैकेनिक्स की नई क्लास लेके आए हैं जिसमें कणों की टक्कर का टॉपिक चल रहा था। तो लास्ट टॉपिक है आज हमारा, जिससे कि हमारा सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। और फिर बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड जो फर्स्ट ईयर का जो कोर्स है उसके सिलेबस का पेपर फर्स्ट है, उसके 2 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे। और बीएससी का मैकेनिक्स का काफ़ी पार्ट कवर हो जाता है इसमें। परंतु जो बाकी 3 यूनिट हैं वेव और ऑसिलेशन से रिलेटेड हैं, तो वो मेरे जो नेक्स्ट वीडियोस क्लास आएंगी वो वेव ऑसिलेशन प्लेलिस्ट में नई प्लेलिस्ट बनाऊंगा, उसमें ऐड होगी। ठीक है ना? तो उसमें ऐड होकर आएगी। वैसे आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन, आपने अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो वेव ऑसिलेशन के 3 यूनिट बाकी हैं, वो उसमें इंक्लूड होते जाएंगे वेव ऑसिलेशन प्लेलिस्ट में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसका जो कणों की टक्कर का जो हमारा जो टॉपिक है मैकेनिक्स में, उसका लास्ट पॉइंट आता है। इसमें यह है कि पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में पहले कण का दूसरे स्थिर कण से विचलन। जैसे एक कण है, दूसरा कण, एक कण तो किसी वेग से गति कर रहा है, दूसरा कण स्थिर है, तो पूर्णतः टक्कर और ये पूर्णतः प्रत्यास्थ। तो पहले कण का उस दूसरे स्थिर कण से जो विचलन होगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें पहले हम प्रयोगशाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अध्ययन करेंगे, फिर द्रव्यमान केंद्र फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अध्ययन करेंगे, और फिर प्रकीर्णन एंगल, प्रकीर्णन कोण पढ़ेंगे, स्कैटरिंग एंगल की वैल्यू हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम एल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या प्रयोगशाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखते हैं। माना कि जैसे कि हम मानते हैं कणों का टक्कर से पहले वेग u1 u2 है, द्रव्यमान तो वही सेम ही रहता है m1 m2। टक्कर के बाद वेग v1 v2 हो जाता है, टक्कर पूर्णतः प्रत्यास्थ है, और एल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम देख रहे हैं। अब ये टक्कर हमने यहाँ द्विविमीय मानी है। द्विविमीय मतलब जो कि एक्स वाई प्लेन में हो रही है। तो इसमें टक्कर का जो डायग्राम है वो इस प्रकार से बनेगा। जैसे ये है m1, ये u1 वेलोसिटी से जा रहा है, ये है m2, u2 बराबर 0, और यहाँ पे टक्कर हो गई। यहाँ से कण इधर चला गया m1 और इस डायरेक्शन में चला गया m2। ये डायग्राम याद रखना। ये तो है टक्कर से पूर्व, और ये है टक्कर के बाद। ये एंगल θ1 पे m1 जाता है, और ये θ2 पे। इसकी वेलोसिटी है v1, इसकी वेलोसिटी है v2। तो इधर घटक आ जाएगा v1 cos θ1, और घटक आ जाएगा v2 cos θ2। इधर घटक आ जाएगा v1 sin θ1, इधर घटक आ जाएगा v2 sin θ2। ये हम कंपोनेंट निकाल सकते हैं। ठीक है ना? तो ये हमारा डायग्राम किस में होगा? एल फ्रेम में, प्रयोगशाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। संवेग संरक्षण का सिद्धांत लागू होगा। टक्कर से पहले संवेग m1 u1, m1 u1 प्लस m2 u2 होगा, u2 0 है, इक्वल टू m1 v1। अब v1 के दो घटक हैं, कंपोनेंट हैं, cos थीटा और sin थीटा। तो इस डायरेक्शन में ले रहे हैं m1 u1, तो इधर आ जाएगा m1 v1 cos θ1 प्लस m2 v2 cos θ2। नेक्स्ट इक्वेशन होगी y डायरेक्शन में, टक्कर से पहले संवेग 0 है y डायरेक्शन में। ठीक है ना? y डायरेक्शन में टक्कर से पहले संवेग 0 है, और इधर हो जाएगा m1 v1 sin θ1 प्लस, और
इसकी डायरेक्शन इस और है, हमें उधर ही लेना है, तो माइनस लगा देंगे m2 v2 साइन थीटा 2। और जो पूर्णतः प्रत्याश टक्कर है, तो गतिज ऊर्जा संरक्षण से या ऊर्जा संरक्षण नियम से एक 1/2 m1 u1 स्क्वायर, u2 तो 0 है, 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। ये हमारे पास में एल फ्रेम में 3 इक्वेशन आएंगी। एल फ्रेम में हमारे पास में 3 इक्वेशन आएंगी, ठीक है ना, जो कि हमें 4 राशियों के मान हमें इनसे निकालने हैं। वो 4 राशियां कौन सी हैं? एक तो है v1 v2 θ1 θ2, 4 फिजिकल क्वांटिटी के मान हमें इनसे निकालने हैं, v1 v2 और θ1 θ2। परंतु ये 3 समीकरण हैं, इनसे निकालना असंभव है। तो इस समस्या का जो हल है वो एल फ्रेम में असंभव है। इसलिए हम इस समस्या को द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में अध्ययन करेंगे। तो अब हम लेते हैं द्रव्यमान केंद्र निर्देश फ्रेम में। आप ये डायग्राम थोड़ा सा दिमाग में रखना या बना लेना, क्योंकि आगे इसके कंपोनेंट्स हमारे काम में आएंगे, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की ओर। सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस या द्रव्यमान केंद्र निर्देश फ्रेम, इसमें क्या होता है कि जो 2 कण हैं हमारे पास में m1 m2, उनका जो द्रव्यमान केंद्र है वो उस द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में स्थिर रहता है, जिससे क्या होता है कि परंतु एल फ्रेम के सापेक्ष वो कणों के साथ गतिशील होता है द्रव्यमान केंद्र फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो द्रव्यमान केंद्र फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के सापेक्ष जो वेलोसिटी होता है VCM, वो हम निकालते हैं, पहले भी निकाल चुके हैं। VCM m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ u2 0 है क्योंकि दूसरा कण हमने स्थिर लिया है प्रारंभ में, और u1 जो वेलोसिटी है वो पहले m1 द्रव्यमान कण की एल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के सापेक्ष वेलोसिटी है। अब हम देखते हैं, मैंने कई बार आपको बताया है कि हम u1 डैश निकालते हैं। u1 डैश क्या है? द्रव्यमान केंद्र फ्रेम ऑफ रेफरेंस के सापेक्ष m1 द्रव्यमान का टक्कर से पहले वेलोसिटी u1 डैश। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। जैसे ये निर्देश तंत्र है L, और ये दूसरा निर्देश तंत्र है C, ये O डैश है, ये O है। O डैश O के सापेक्ष VCM से गतिशील है। ये कोई पार्टिकल है m1 द्रव्यमान का ही मान लो। C में इसकी वेलोसिटी है u1 डैश, और L में है u1। तो ट्राइंगल रूल से एडिशन ऑफ ट्राइंगल ला, u1 इक्वल टू u1 डैश प्लस VCM। u1 डैश कितना आ जाएगा? u1 माइनस VCM। आप ये याद रखना। ऐसे u2 डैश क्या आ जाएगा? u2 माइनस VCM, या u2 बराबर u2 इक्वल u2 डैश प्लस VCM, ठीक है ना। तो इस तरह से आता है, मैंने ये बता दिया है आपको पहले भी। तो द्रव्यमान केंद्र निर्देश फ्रेम के सापेक्ष टक्कर से पहले m1 कण का वेग u1 डैश, u1 डैश क्या आएगा? u1 माइनस VCM, और u2 डैश क्या आएगा? u2 माइनस VCM। u2 0 है तो आ जाएगा माइनस VCM। अब क्या है कि द्रव्यमान केंद्र फ्रेम ऑफ रेफरेंस में द्रव्यमान केंद्र स्थिर है। कणों दो कण हैं, उनका द्रव्यमान केंद्र वहाँ स्थिर है, क्योंकि द्रव्यमान केंद्र सी फ्रेम में मूल बिंदु पर होता है, तो वो वहाँ स्थिर है। इसलिए जो संवेग होगा वो 0 होगा। तो टक्कर से पहले संवेग 0 होगा, तो ये हो जाएगा m1 u1 डैश इक्वल टू माइनस m2 u2 डैश। ये कैसे हुआ?
कि टक्कर से पहले टोटल सभी हम लेंगे m1u1 डैश प्लस m2u2 डैश बराबर 0। तो फिर m1u1 डैश को लिख सकते हैं माइनस m2u2 डैश। ये एक इक्वेशन हमारे पास में आएगी सब एक्सप्रेशन से। दूसरी इक्वेशन आएगी m2 m1 ही ले लो चलो, m1v1 डैश इक्वल टू m2v2 डैश। इन इक्वेशन को हम सिद्ध भी कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम लेते हैं m1u1 डैश, ये LHS लिया हमने पहली इक्वेशन का, इनको नंबर लगा सकते हैं हम। जैसे इसको कुछ भी लगा दो, इसको जैसे A नंबर लगा दिया, ठीक है ना। तो इसका LHS पार्ट ले लिया u1 डैश। u1 डैश की वैल्यू क्या है, u1 माइनस VCM, ये मान हम रख देंगे u1 माइनस VCM। और VCM की वैल्यू क्या है, m1u1 अपॉन m1 प्लस m2। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो m1u1 प्लस m2u1 माइनस m1u1 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1u1 हमारे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास में m1u1 डैश का मान आ जाएगा m1 m2 u1 अपॉन m1 प्लस m2। अब हम ज्ञात करेंगे m2 u2 डैश, माइनस में ये है ना RHS इक्वेशन A का। तो u2 डैश का मान कितना है, माइनस VCM। तो ये हो जाएगा m2 VCM। VCM की जगह वैल्यू रख देंगे, m2 VCM की जगह वैल्यू क्या आएगी, m1u1 अपॉन m1 प्लस m2। तो हमारे पास में माइनस m2 u2 डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, m1 m2 u1 अपॉन m1 प्लस m2। इससे सिद्ध हो जाएगा कि ये m1u1 डैश माइनस m2 u2 डैश के इक्वल है। ये समीकरण A सिद्ध हो जाएगी। इसी प्रकार से हम इक्वेशन B भी सिद्ध कर सकते हैं। ये सब हमें लिखना है लाइन से कि हम ये इक्वेशन भी सिद्ध कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि टक्कर कैसे हो रही है द्रव्यमान केंद्र फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, और टक्कर के बाद पार्टिकल की जो दोनों पार्टिकल की जो प्रकीर्णन स्कैटरिंग एंगल है वो किस प्रकार से, या फिर उनका जो विचलन है वो किस प्रकार से हो रहा है सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ये हमें देखना है। तो जैसे देखो ये तो m1 है, ये पार्टिकल आ रहा है u1, सी में है तो u1 डैश, ये दूसरा पार्टिकल m2 u2 डैश। क्योंकि ये सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इसलिए दूसरे पार्टिकल का वेलोसिटी शून्य नहीं होगा, क्योंकि सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑलरेडी किसी न किसी वेलोसिटी से एल के सापेक्ष गतिशील है, और यहाँ इनका सेंटर ऑफ मास है दोनों कणों का, दोनों में टक्कर होती है। टक्कर के बाद पार्टिकल किस तरह से मूव करते हैं, एक तो इस ओर एक इस ओर, ठीक है ना। इधर जाएगा ये m2 और इसकी वेलोसिटी होगी v2 डैश थीटा एंगल से, और इधर जाएगा पार्टिकल m1 v1 डैश वेलोसिटी से थीटा वेलोसिटी होगी। हमें ये देखना है ये फ्री फ्रेम में कणों की टक्कर का डायग्राम होगा। इस m1 v1 डैश जो वेलोसिटी है टक्कर के बाद पहले कण की,
इसका जो y घटक होगा वो देखना है हमें। तो v1 डैश साइन थीटा होगा और x घटक क्या होगा, v1 डैश कॉस थीटा होगा। हम लिख देते हैं, आप ध्यान रखना, नोट कर लेना, v1 डैश कॉस थीटा, v1 डैश साइन थीटा। और जो VCM होगा, जो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी होगी, वो इसी ओर होगी इन एक्स एक्सिस। ठीक है ना, VCM भी इसी ओर होगी। ठीक है, ये बाद में देखेंगे जब हम स्कैटरिंग एंगल निकालेंगे। इतना हमें ध्यान रखना है कि इसका डायग्राम कैसे होगा सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। अब जो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है वो किस प्रकार से लागू होगा, 1/2 m1 u1 डैश का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 डैश का स्क्वायर इक्वल 1/2 m1 v1 डैश का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 डैश का स्क्वायर। ये होगा हमारे पास में जो इक्वेशन है ए और बी हमने लिखी थी, उससे u2 डैश का मान कितना आएगा, m1/m2 u1 डैश। इसी प्रकार से v2 डैश का मान कितना आएगा, m1/m2। माइनस को हमें नेगलेक्ट करना है क्योंकि स्क्वायर लेंगे तो माइनस वैसे भी हट जाएगा, तो ये आएगा v1 डैश। ठीक है ना, तो ये मान हमें इनमें रखते हैं u2 डैश में और v2 डैश में। तो हमारे पास में इक्वेशन क्या हो जाएगी, 1/2 सब में आ रहा है तो उसको हटा सकते हैं। 1/2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया तो ये हो गया m1 u1 डैश स्क्वायर प्लस m2 u2 डैश की जगह क्या आएगा, स्क्वायर है u2 डैश का, तो ये आ जाएगा m1/m2 u1 डैश का स्क्वायर इक्वल m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस m2 v2 डैश की जगह क्या आ जाएगा, m1/m2 v1 डैश का स्क्वायर। ये हमारे पास में आ गया। ठीक है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं m1 u1 डैश का स्क्वायर प्लस m2 से एक m2 कट जाएगा, m1 स्क्वायर u1 डैश का स्क्वायर अपॉन m2 इक्वल टू m1 v1 डैश का स्क्वायर प्लस एक m2 कट जाएगा, m1 का स्क्वायर हो जाएगा v1 डैश का स्क्वायर अपॉन m2। ये हमारे पास में आएगा। अब इसमें डायग्राम आप जरूर नोट कर लेना। m1 u1 डैश स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ रहा है, m1 u1 डैश स्क्वायर बचेगा क्या, 1 प्लस m1 u1 डैश स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो m1/m2 बचेगा इक्वल टू, इसमें से भी m1 v1 डैश कॉमन निकालेंगे, बचेगा क्या, 1 प्लस m1/m2। ठीक है ना, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये स्क्वायर आएगा तो u1 डैश का स्क्वायर इक्वल टू v1 डैश का स्क्वायर। तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि u1 डैश का मैग्नीट्यूड v1 डैश के मैग्नीट्यूड के बराबर है और इसी से हमें मिल जाएगा v2 डैश का मैग्नीट्यूड v2 डैश के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि सी फ्रेम में टक्कर के बाद कणों की वेलोसिटी पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में, इस प्रकार की टक्कर में यह कह सकते हैं सी फ्रेम में कणों की वेलोसिटी बदलती नहीं है, उनका परिमाण मैग्नीट्यूड वही रहता है परंतु दिशा बदल जाती है। बस ये ध्यान रखना, ये हमारा सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अध्ययन है। अब थर्ड हम पढ़ेंगे, ये थोड़ा ध्यान रखना, इक्वेशन ये भी काम आएगा। अब हम पढ़ेंगे थर्ड पॉइंट पर किरण कोण या वैल्यू ऑफ स्कैटरिंग एंगल।
जो हमारा थीटा और थीटा वन आया था ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है कि स्कैटरिंग एंगल में, जो सी फ्रेम में हम स्कैटरिंग एंगल देखते हैं, तो स्कैटरिंग एंगल का मान कुछ भी हो सकता है, कोई भी मान हो सकता है स्कैटरिंग एंगल का, क्योंकि सी फ्रेम में कोई प्रतिबंध नहीं होता है। परंतु एल फ्रेम में जब अध्ययन करते हैं तो स्कैटरिंग एंगल का मान कोई भी संभव नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ प्रतिबंध होता है। तो सी फ्रेम का हमने डायग्राम देखा था, उसमें थीटा वन हमारा एंगल आया था, एम वन कण जो टक्कर के बाद निकलता है उसमें। तो मैं एक बार वो डायग्राम फिर से बना देता हूँ। जैसे क्या था, एम वन यू वन इस तरह से, एम टू यू टू इक्वल टू ज़ीरो, टक्कर हुई, फिर इधर गया एक पार्टिकल एम वन, एक पार्टिकल इधर गया एम टू, ये वेलोसिटी वी वन, ये वेलोसिटी वी टू, ये थीटा वन, ये थीटा टू, ये वाई घटक, ठीक है ना। ये किस में था, एल फ्रेम में। अब हमने घटक निकाला था वी वन कॉस थीटा वन और वी टू, नहीं, वी वन साइन थीटा वन। तो इन दोनों घटकों से हम थीटा वन जो हमारा स्कैटरिंग एंगल है उसका टेन निकाल सकते हैं, टेन थीटा वन। तो ये आ जाएगा वी वन साइन थीटा वन अपॉन वी वन कॉस थीटा वन। ये इक्वेशन नंबर वन आ जाएगी स्कैटरिंग एंगल में, ठीक है ना। अब हम निकालेंगे कि एल फ्रेम में और सी फ्रेम में जो कणों की टक्कर के बाद में जो वेग के घटक होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो ये देखना है हमें कि वी वन साइन थीटा वन जो आ रहा है एल फ्रेम में, उसका सी फ्रेम में क्या वैल्यू आएगा वो हम देखते हैं। तो डायग्राम उसका यही बना लेते हैं। ये एम वन यू वन डैश, ये सी एम, ये एम टू यू टू डैश, और टक्कर के बाद पार्टिकल इस तरह से चले गए थे। यहाँ पार्टिकल आया था एम वन वी वन डैश थीटा, इधर आया था वी वन डैश साइन थीटा, इधर आया था वी वन डैश कॉस थीटा, और आया था वी सी एम। वी सी एम की वेलोसिटी भी, द्रव्यमान केंद्र का जो वेग है उसकी वेलोसिटी भी एक्स अक्ष की ओर होगी। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो ये वाई घटक है वी वन साइन थीटा वन, ये सी फ्रेम में है, तो ये हो जाएगा वी वन डैश साइन थीटा, वी वन साइन थीटा वन हो जाएगा वी वन डैश साइन थीटा। इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं वी वन कॉस थीटा वन। वी वन कॉस थीटा वन एक्स अक्ष की ओर है, ठीक है ना। इधर एक्स अक्ष की ओर क्या क्या है, वी वन डैश कॉस थीटा प्लस वी सी एम, ये हम निकाल सकते हैं। देख सकते हो आप डायग्राम में। तो हमने वी वन साइन थीटा वन और वी वन कॉस थीटा वन के मान निकाल लिए। इक्वेशन वन में रख देंगे, टेन थीटा वन इक्वल टू वी वन साइन थीटा वन की जगह आ जाएगा वी वन डैश साइन थीटा अपॉन वी वन कॉस थीटा वन की जगह आ जाएगा वी वन डैश कॉस थीटा प्लस वी सी एम। ये इक्वेशन नंबर टू आएगी। अब वी सी एम का मान हमें वी वन डैश के रूप में निकालना है, ये हमें ध्यान रखना है। तो वी सी एम क्या है हम जानते हैं, एम वन यू वन अपॉन एम वन प्लस एम टू। वी सी एम है वेलोसिटी ऑफ
सेंटर मास, द्रव्यमान केंद्र की सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। तो VCM ये हो जाएगा m1 अपॉन m1 प्लस m2। आप याद करो u1 किस में है वेलोसिटी, L फ्रेम में वेलोसिटी है पार्टिकल m1 की टक्कर से पहले। तो u1 को हम u1 डैश और VCM में क्या लिख सकते हैं, पहले तो ये ले लेते हैं m1 प्लस m2। एक तो u1 डैश लिखेंगे, u1 डैश सी फ्रेम में होगा और एक VCM होगा, तो वो प्लस में आएगा दोनों। ठीक है, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं m1 u1 डैश अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m1 VCM अपॉन m1 प्लस m2। अब ये इधर ले लेंगे, VCM कॉमन ले लेंगे, VCM वाला टर्म 1 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 और इक्वल में आ जाएगा m1 u1 डैश अपॉन m1 प्लस m2। इसको सॉल्व करेंगे तो m1 से m1 कट जाएगा, m2 अपॉन m1 प्लस m2 आएगा। सॉल्व कर ही लेते हैं। VCM m1 प्लस m2 माइनस m1, नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2 और इक्वल में आ जाएगा m1 u1 डैश अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, और m1, तो VCM m2 बचेगा हमारे पास में, बचेगा VCM m2 इक्वल टू m1 u1 डैश। तो हम VCM की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे m1 अपॉन m2 u1 डैश में। और हमारे पास में इक्वेशन आई थी जब हमने सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाया था, तो उस समय इक्वेशन आई थी u1 डैश का मैग्नीट्यूड v1 डैश के बराबर होता है, और हमें चूंकि v1 डैश में ही चाहिए VCM को मैंने बताया था कि v1 डैश में ही निकालना है। तो हमारे पास में जो u1 डैश है वो बराबर है v1 डैश के, मैग्नीट्यूड बराबर होता है, तो VCM बराबर हो जाएगा m1 अपॉन m2 v1 डैश। ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो tan थीटा 1 आएगा v1 डैश साइन थीटा अपॉन v1 डैश कॉस थीटा प्लस m1 अपॉन m2 v1 डैश कैंसिल आउट हो जाएगा। v1 डैश कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास में क्या बचेगा, tan थीटा 1। तो स्कैटरिंग एंगल का जो tan थीटा है वो क्या आएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस m1 अपॉन m2। ये हमारे पास में मेन फॉर्मूला आएगा फॉर द वैल्यू ऑफ स्कैटरिंग एंगल। अब हम तीन कंडीशन लेंगे, पहले m1 को बड़ा मानेंगे, फिर m1 m2 को बराबर लेंगे, फिर m1 को छोटा लेंगे m2 से। तो इसमें पहला है m1 बड़ा है m2 से। जब कोई भारी कण किसी हल्के स्थिर कण से टक्कर करता है तब क्या स्थिति होगी, m1 बड़ा है m2 से। तो हम लिखेंगे m1 अपॉन m2 एक से बड़ा होगा, ये एक से बड़ा होगा, इसका मान एक ही आ सकता है बजा ज़्यादा। तो ये जो हर है वो कभी जीरो नहीं होगा। तो हमारा जो tan थीटा 1 है वो इन्फिनिटी से कम होगा, तो थीटा 1 π/2 से कम होगा। इसका मतलब जब कोई भारी कण किसी हल्के स्थिर कण से टक्कर करेगा
तो भारी कण कभी भी विपरीत दिशा में बाउंस बैक नहीं होगा, विपरीत दिशा में नहीं लौटेगा। और इसका जो डायग्राम है वो इस प्रकार से आता है, जैसे ये tan θ1 है और ये थीटा है, ये π/2 और ये पाई, ये इस तरह से बनेगा, मतलब ये ऊपर नहीं जाएगी लाइन, π/2 इन्फिनिटी से कम होगा, इस तरह से ग्राफ बनेगा, थोड़ा सा इस तरह से बनता है, ठीक है ना। ये हमारी पहली स्थिति है जब m1 बड़ा है m2 से। सेकंड स्थिति, सेकंड स्थिति क्या होगी, जब m1 बराबर m2 हो तो m1 अपॉन m2 का मान 1 होगा। और अगर हम cos थीटा का मान -1 ले लें, कैसे, जब हम θ1 को पाई लें तो इससे क्या नीचे 0 बन जाएगा, 0 बनने से क्या होगा, tan θ1 इन्फिनिटी हो जाएगा और θ1 का मान π/2 आ जाएगा। कहने का मतलब है जब दोनों कण बराबर हैं, बराबर द्रव्यमान के हैं और एक स्थिर है, एक किसी वेलोसिटी से चल रहा है और टक्कर करेंगे पूर्णतः प्रत्यास्थ, तो ऐसा हो सकता है कि दोनों का जो प्रकीर्णन है वो 90 डिग्री पर हो जाए, ठीक है ना। तो इस प्रकार उनका जो ग्राफ आएगा वो इस प्रकार से आएगा, ठीक है ना, 90 डिग्री के अनंत की ओर जाएगा ग्राफ। 90 डिग्री हो सकता है कि उनका जो प्रकीर्णन है वो 90 डिग्री होता ही है वैसे, पर ये हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, ठीक है ना, लिखते ऐसे ही है कि हो सकता है ऐसा, ठीक है, 90 डिग्री पे जाएगा। ये हमारा होगा सेकंड स्पेसिफिक कंडीशन। अब थर्ड निकालेंगे, थर्ड में क्या होगा, थर्ड में m1 अगर कम हो m2 से, और ये ध्यान रखो कि u2 0 है, दूसरा कण विराम अवस्था में है। जब कोई हल्का कण किसी भारी स्थिर कण से टक्कर करता है तो ये जो m1 और m2 का मान 1 से कम होगा, तो tan θ1 ऋणात्मक हो सकता है। इससे क्या साबित होता है कि जो हमारा θ1 एंगल है वो 0 से पाई के बीच कुछ भी हो सकता है। तो इसका जो ग्राफ है वो इस प्रकार से बनेगा, इसमें कुछ भी हो सकता है और इसमें कुछ भी हो सकता है, 0 से कुछ भी माइनस प्लस में मान हो सकता है, 0 से पाई के बीच में प्रकीर्णन कोण का मान कुछ भी हो सकता है। ये थर्ड कंडीशन होगी जब कोई हल्का कण किसी भारी स्थिर कण से टकराता है तो जो हल्का कण है वो किसी और भी जा सकता है, ठीक है, ये इसका कहने का मतलब है। और ये हमारा फार्मूला है प्रकीर्णन कोण का, tan θ1 बराबर sin θ अपॉन cos θ प्लस m1 m2, जहाँ ये थीटा एंगल है वो सी फ्रेम में स्कैटरिंग एंगल है और ये θ1 एंगल है वो एल फ्रेम में स्कैटरिंग एंगल है, ठीक है ना। ये थी हमारी आज की वीडियो क्लास। थैंक यू वेरी मच।